हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जिस्टेंस क्या है, कोएग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस कोएग्जिस्टेंस की फॉर्म में है, और इसके अलावा यूनिट्स और स्पेस का क्या डिफरेंस है, यूनिट्स स्पेस में किस प्रकार से सबमर्ज्ड हैं, ये सारी बातें हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इस लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस को कोएग्जिस्टेंस की फॉर्म में समझेंगे, और जो चारों ऑर्डर्स, नेचर के जो चारों ऑर्डर्स हैं, अर्थात मटेरियल ऑर्डर या कह सकते हैं फिजिकल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर, और इनकी जो भी यूनिट्स हैं, इन ऑर्डर्स में जो भी यूनिट्स आती हैं वो किस प्रकार स्पेस के साथ कोएग्जिस्ट हैं, किस प्रकार से वो स्पेस में सबमर्ज हैं। तो उसको एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से इस पूरी बात को हम आपके सामने इस लेक्चर में समझेंगे। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टेंस क्या है। एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, जिसमें अस्थि का मतलब होता है होना और त्वय का मतलब होता है व्यवस्था। तो व्यवस्था में होना या व्यवस्था के अनुसार होना। तो ये पूरा अस्तित्व जो है ये व्यवस्था पूर्वक है, ये पूरा अस्तित्व जो है ये व्यवस्था में है। जब हम आगे देखते हैं तो जो एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस। अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व के रूप में है। इसकी जब और अनफोल्डिंग करते हैं तो पता चलता है कि एग्जिस्टेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस विच इज फर्दर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स सबमर्ज्ड इन स्पेस। कि जो इकाइयां हैं, चारों ऑर्डर जो है वो स्पेस में सबमर्ज्ड है, स्पेस में संपृक्त है, शून्य में संपृक्त है। शून्य का मतलब स्पेस या एम्प्टीनेस। तो इतनी बात हमने करी थी। ठीक है बेटा, यहां तक हम पहले पढ़ चुके थे। अब इस आप चार्ट को दोबारा देखो तो इस चार्ट में बताया गया है कि यूनिट्स और स्पेस को अलग अलग जो है हम वहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिट्स जो है, यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज। उनका साइज जो है वो लिमिटेड है ना, उनकी एक बाउंड्री है, उनकी एक रेंज है। तो यूनिट्स आर लिमिटेड इन साइज, जबकि स्पेस क्या है, स्पेस इज अनलिमिटेड। स्पेस इज अनलिमिटेड, ठीक है। स्पेस इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक। उसका कोई साइज नहीं है, उसको हम साइज में बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात बताई है। अब आगे देखते हैं बेटा। आगे लिखा है कि यूनिट्स आर एक्टिव। इकाई क्या है, क्रियाशील है। जितनी भी इकाइयां हैं उनमें कोई ना कोई क्रिया हो ही रही है। तो हर इकाई क्या है, क्रियाशील है। तो जब भी हम इकाई की स्टडी करते हैं तो उस इकाई को हम एक क्रिया के रूप में देखते हैं, एक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। स्पेस इज नो एक्टिविटी। स्पेस क्या है, क्रिया शून्य है, क्योंकि स्पेस कोई यूनिट नहीं है। स्पेस इज नॉट ए यूनिट, इसलिए उसमें क्रिया भी नहीं हो रही है ना, इसलिए उसको कहा क्रिया शून्य। और इस क्रिया शून्य जो शब्द आया है, इसीलिए इसको हम शून्य ही बोलते हैं। दैट इज वाई स्पेस इज नोन एज शून्य। तो क्रिया शून्य होने की वजह से ही स्पेस को हम शून्य बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बताया कि यूनिट्स आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। प्रत्येक इकाई जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, स्वयं में नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्थित है। हर इकाई अपने आप में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था के होने में सहयोग करती है। ये बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब स्पेस में देखते हैं। तो स्पेस में जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल। स्पेस में क्या है, पूरे स्पेस में सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। किसके लिए अवेलेबल है, यूनिट्स के लिए, ताकि यूनिट्स सेल्फ ऑर्गेनाइज हो पाए। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में, स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में या स्पेस में संपर्क रहते हुए यूनिट्स सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। बात समझ रहे हो ना, मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल फॉर द यूनिट्स टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन कोएग्जिस्टेंस विद स्पेस। तो स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में या स्पेस में संपर्क रहते हुए यूनिट्स को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। यूनिट्स को देखते हैं। तो यूनिट्स जो है एनर्जाइज्ड है ना। हर इकाई जो है स्पेस में सबमर्ज रहते हुए एनर्जाइज्ड है। हर इकाई स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में एनर्जाइज्ड है। ठीक है, एनर्जाइज्ड है इसलिए इकाई जो है एक्टिव है। वो जो एक्टिविटी इकाइयों में हो रही है वो इंडिकेट करती है कि इकाइयां एनर्जाइज्ड है।
ठीक है। स्पेस को देखते हैं तो स्पेस साम्य ऊर्जा है, एक कांस्टेंट एनर्जी है, या कह सकते हैं एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। अब आगे देखते हैं तो यूनिट्स जो है दे रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड फुलफिल्स। तो जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं और निर्वाह करती हैं, है ना। तो संबंध को पहचान के निर्वाह कर रही हैं, तो इसका मतलब यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यूनिट्स एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानती हैं और निर्वाह करती हैं, अर्थात यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी को हमने इंटरकनेक्टेडनेस कहा, और इसी आधार पर हमें यूनिट्स के बीच में एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक म्यूचुअल एनरिचमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने में वो सहयोगी हैं। तो हर इकाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बात समझ रहे हैं। जबकि स्पेस को देखते हैं तो बेटा स्पेस ट्रांसपेरेंट है ना, पारदर्शी है, रिफ्लेक्टिंग है। यूनिट्स में जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी यूनिट्स एक दूसरे को म्यूचुअल एनरिच कर रही हैं, यूनिट्स में जो एक कनेक्टेडनेस है ना, यूनिट्स में घटना हो रहा है, बढ़ना हो रहा है, तो स्पेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो स्पेस के माध्यम से, व्यापक के माध्यम से यूनिट्स में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होता है, तो स्पेस उसको रिफ्लेक्ट करता है एज इट इज। यूनिट्स का कोई भी पार्ट जो है वो स्पेस में समाता नहीं है। कोई मान लिया कोई दो इकाई है, उनके बीच में जो भी इंटरकनेक्टेडनेस है, तो स्पेस उन दोनों इकाइयों के बीच में बाधक नहीं है, ऑब्स्टेकल के रूप में काम नहीं करता। इसलिए जो भी कुछ है सब एक पारदर्शिता है, एक ट्रांसपेरेंसी है ना। तो स्पेस उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट करता है, एज इट इज वो जो है एक्सप्रेस होती है चीजें, ठीक है। यूनिट्स को देखेंगे तो दो प्रकार की यूनिट्स हैं बेटा, मैटेरियल यूनिट्स हैं और कॉन्शियस यूनिट है। जिसमें जो मैटेरियल यूनिट है वो टेम्परेरी है ना। टेम्परेरी क्यों कहा? क्योंकि जो मैटेरियल यूनिट्स हैं उनकी जो फॉर्म है वो बदलती रहती है, उनका फॉर्म और प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उनकी जो कंपोजिशन है वो बदलती रहती है, इसलिए उसको टेम्परेरी कहा। तो ऐसी यूनिट्स जिनकी कंपोजिशन समय के साथ साथ बदलती रहती है, तो ऐसी यूनिट्स को बोलते हैं गठनशील, या यूनिट्स के इस गुण को बोलते हैं गठनशीलता। तो यूनिट्स क्या है बेटा? गठनशील है। जितनी भी मैटेरियल यूनिट्स हैं वो क्या है? गठनशील है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्शियस यूनिट को। तो जो कॉन्शियस यूनिट है वो कंटिन्यूअस है, वो निरंतर है। तो वो चूंकि निरंतर है और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता, एक बार बन गई तो बन गई, अब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अब उसे गठन में कोई चेंज नहीं होगा। गठन में चेंज होने का अर्थ है कि ना तो कॉन्शियस यूनिट में बाहर से कोई एलिमेंट आके अंदर ऐड होगा, और ना ही उसका कोई तत्व या एलिमेंट उससे निकल के बाहर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इट इज कंप्लीट इन कंपोजिशन। जो कॉन्शियस यूनिट है इट इज कंप्लीट इन कंपोजिशन, वो कंपोजिशन में कंप्लीट है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चूंकि चेंज नहीं होगा इसलिए इनको कहा है गठनपूर्ण। क्या कहा है बेटा? गठनपूर्ण। तो जो कॉन्शियस यूनिट है अर्थात जो सेल्फ है या जीवन है, दैट इज गठनपूर्ण। अब आगे चलते हैं। मैटेरियल यूनिट्स में ध्यान से देखें तो रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट की क्रिया हो रही है, पहचानना और निर्वाह करना। ये बात हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्शियस यूनिट में। तो जो कॉन्शियस यूनिट है उसमें ध्यान से देखें तो एज्यूमिंग, नोइंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट, ये वाली क्रियाएं हो रही है। मानना, जानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये वाली क्रियाएं किस में हो रही हैं? कॉन्शियस यूनिट में हो रही है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। मैटेरियल यूनिट्स में आगे देखते हैं बेटा। तो यहां से दो प्रकार के ऑर्डर देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो दो ऑर्डर बताए हैं इनका ओरिजिन जो है वो मैटेरियल यूनिट से ही हुआ है, ठीक है। तो जिसमें पहला जो है इट इज मैटेरियल ऑर्डर, या कह सकते हैं फिजिकल ऑर्डर, और जो दूसरा है इट इज प्राणिक ऑर्डर। मैटेरियल ऑर्डर या फिजिकल ऑर्डर को देखें ध्यान से तो मैटेरियल ऑर्डर या फिजिकल ऑर्डर की जो सबसे छोटी इकाई है वो एटम है, ठीक है बेटा। और फिर एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स वो आपस में मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना का निर्माण करते हैं। अभी जो बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, ये जो आणविक संरचना है ना, यही हमें
लम्प्स की फॉर्म में, अर्थात पिंड के रूप में या ठोस के रूप में, है ना, या फिर फ्लूइड की फॉर्म में एंड गैस की फॉर्म में, है ना, जो रस बनता है ना फ्लूइड उसकी फॉर्म में, या गैस जो जैसे एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस हैं, है ना, जैसे कि CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसेस हैं। तो ये इस रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्लूइड मैंने बताया है इसका अर्थ होता है रस। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड्स हैं दीज आर द बेसिस ऑफ प्राणिक ऑर्डर, दीज आर द बेसिस ऑफ प्राणिक सेल। तो इन्हीं रस के द्वारा, है ना, और जो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो उसमें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं रस के अंदर। ठीक है बेटा, अब इन्हीं के द्वारा जो है प्राण कोशा, है ना, या प्लांट सेल का निर्माण होता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ठीक है बेटा, अब ये जो प्राणिक सेल बनी है, ये प्राणिक सेल जो है ये प्राणिक ऑर्डर को इंडिकेट करती है, क्योंकि अब यहां से सांस लेने वाली क्रिया शुरू हो गई है। प्राणिक ऑर्डर की सबसे छोटी इकाई जो है वो प्लांट सेल है, और उसमें जो है ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, पल्सेशन हो रहा है। तो ये प्राण कोशा का जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें पल्सेशन होता है, या कह सकते हैं ब्रीदिंग होती है, या कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बेटा, अब प्राण कोशाओं में ही या प्राणिक सेल में ही विभिन्न दिशाओं में हायर इवोल्यूशन हुआ, और उसके फलस्वरूप जो है प्लांट बॉडी, या हमें कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, इसके अलावा एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ। ठीक है बेटा, तो ये प्लांट्स और एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी, ऑल दीज कम अंडर प्राणिक ऑर्डर। अब जैसे एनिमल बॉडी है, तो जब एनिमल बॉडी के साथ कॉन्शियस यूनिट का कोएग्जिस्टेंस होता है ना, या कह सकते हैं कि जब एनिमल बॉडी के साथ कॉन्शियस यूनिट अर्थात सेल्फ एसोसिएट होता है तब एनिमल ऑर्डर बनता है। इसी प्रकार से जब ह्यूमन बॉडी के साथ कॉन्शियस यूनिट का कोएग्जिस्टेंस होता है, या कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के साथ सेल्फ एसोसिएट होता है, तब ह्यूमन ऑर्डर बनता है बेटा। आगे देखते हैं। तो जब ह्यूमन ऑर्डर में हम देखेंगे बेटा, तो उसमें एक्टिविटी कंप्लीटनेस या जो क्रियापूर्णता है वो देखने को मिलती है ना। तो क्रियापूर्णता का अर्थ है कि मेरे सेल्फ में जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनको पूर्णता समझ लेना, सेल्फ की एक्टिविटी को पूर्णता समझ लेना, अर्थात उनके प्रति मैं कंप्लीटली अवेयर हो जाऊं, है ना, उनको रियलाइज कर पाऊं। तो अगर ऐसा मैं कर पाता हूं तो इसी को क्या कहा है, इसी को बेटा एक्टिविटी कंप्लीटनेस अर्थात क्रियापूर्णता कहा है। ह्यूमन ऑर्डर में हमें एक्टिविटी कंप्लीटनेस देखने को मिलती है, अर्थात जो मेरे सेल्फ में जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनको मैं पूर्णता समझ लूं, इसी को एक्टिविटी कंप्लीटनेस कहा है। ठीक है, जब ये एक्टिविटी कंप्लीटनेस अर्थात क्रियापूर्णता ये पूरी होती है तो उसके प्रमाण स्वरूप, है ना, उसका जो एक एविडेंस होता है ना, वो मेरे आचरण में देखने को मिलता है, वो मेरे कंडक्ट में देखने को मिलता है, और उसके प्रमाण स्वरूप हमारे कंडक्ट में एक निश्चितता दिखाई पड़ती है, एक डेफिनेटनेस दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसी को कंडक्ट कंप्लीटनेस कहा, अर्थात इसी को जो है आचरण पूर्णता कहा है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से जो पूरा अस्तित्व है ये बना है। तो क्रिया पूर्णता का जो प्रमाण है वो बेटा जो है आपका आचरण पूर्णता है। तो एक बार सेल्फ की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके प्रति जब मानव अवेयर होता है ना, तो फिर उन क्रियाओं के फलस्वरूप ही जो मानव का आचरण है उसमें एक निश्चितता आ पाती है ना। तो जो मानव का जीना हो रहा है व्यवहार कार्य के रूप में उसमें एक निश्चितता आती है। ठीक है, तो इसी को आचरण पूर्णता कहा। अब उसका जो आचरण है दैट विल बी डेफिनेट। ठीक है, तो जैसे जैसे क्रिया पूर्णता होती है फिर उसका जो प्रमाण है वो हमारे जीने में दिखाई पड़ता है आचरण पूर्णता के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा अस्तित्व बेटा ये बना हुआ है। एक दो बात और यहाँ समझने वाली है कि जितना भी ये मैंने इवोल्यूशन बताया आपको, विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, नेचुरल इवेंट है ये। और ये एक जितना भी इवोल्यूशन हुआ है ना, भाई पहले तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है ना, और उसके बाद फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। तो जब भी मैं केमिकल इवोल्यूशन बोल रहा हूं तो जो मेटेरियल ऑर्डर में जो इवोल्यूशन हुआ है उसको कहा केमिकल इवोल्यूशन। मतलब मेटेरियल ऑर्डर में वहां तक पहुंचना है कि जिन पदार्थों से कोशिका का निर्माण होगा, जिन पदार्थों से आपका जो प्लांट सेल्स हैं या प्राणी कोशिका उनका निर्माण होगा, तो उन पदार्थ तक के जो बनने की प्रक्रिया है सिंपल एलिमेंट से, साधारण तत्वों से, है ना, और
कोशिका को बनाने वाले जो पदार्थ हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहां तक की जो बनने की क्रिया है उसको तो कहा है केमिकल इवोल्यूशन। और उसके बाद कोशिका बनी और फिर कोशिकाओं में भी एडवांसमेंट हुआ, कोशिकाएं बनी, उनमें भी इवोल्यूशन हुआ और उसके फलस्वरूप जो है प्लांट्स बने, फिर एनिमल बॉडी बनी, फिर ह्यूमन बॉडी बनी, इसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहा। तो जितना भी इवोल्यूशन हो रहा है ना, जितना भी इवोल्यूशन हुआ ये सब एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हुआ है, ये एक नेचुरल मैनर में हुआ है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। देयर इज नथिंग कंट्रोलिंग दीज प्रोसेसेस, देयर इज नथिंग कंट्रोलिंग, है ना, दीज इवेंट्स। दीज प्रोसेसेस अकर नेचुरली इन कोएग्जिस्टेंस। We human beings are neither creating these processes and nor controlling. हम ना तो इन इवेंट्स को, जो इवोल्यूशन के दौरान इवेंट्स हो रहे हैं, ना तो उन्हें हम क्रिएट कर रहे और ना ही उन्हें कंट्रोल कर रहे। ये एक सब सेल्फ ऑर्गेनाइज मैनर में हो रहा है। बात समझ रहे बेटा? ये जब भी हम इस सेल्फ ऑर्गेनाइज मैनर को समझते हैं और हर इकाई के सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड जो उसकी नेचर है उसको हम समझते हैं, तो हम उन इकाइयों के साथ अपने संबंध को देख पाते हैं। तो हमें दिखाई पड़ता है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। मेरी बात समझ रहे हो? और ये समझ में आ गया कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, तो फिर उसके आधार पर जो हमारा जीना है सभी के साथ संबंध पूर्वक हो पाता है। और यही तो मानव का रोल है, इसी को मानव का रोल कहा है। इस अस्तित्व मानव का रोल यही है कि इस पूरे जो अस्तित्व को हम समझ जाएं, इस अस्तित्व में जो हार्मनी का प्रोविजन है उसको समझ जाएं, इस अस्तित्व की जो व्यवस्था है उसको हम समझ जाएं, हर इकाई के सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को हम समझ जाएं, और फिर इस समझ के आधार पर हम सभी इकाइयों के साथ संबंध पूर्वक जी पाएं, कनेक्टेड होकर जी पाएं। दिस इज द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस एग्जिस्टेंस। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से ये पूरा अस्तित्व जो है ये बना हुआ है। तो इसी को प्रत्येक मानव को समझना है, इसका अनुभव करना है और इसी के आधार पर मानव को जीना है। यही मानव का रोल है। तो आज मुझे इतनी बात रखनी थी बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया आप उसको समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।